Hi everyone, most welcome in the first lecture of gravitation. In this lecture, we are going to discuss the theory of the gravitation. You can download the notes of gravitation from exam.com/12774. जहाँ तक ग्रेविटेशन की बात है, अभी तक 2017 से 2007 तक 10 इयर्स में 20 या 22 अराउंड क्वेश्चन आए हुए होंगे। मतलब हर पेपर में इन ईच पेपर बेटा एक क्वेश्चन आपका आ ही रहा है ग्रेविटेशन से। एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इस चैप्टर को छोड़कर कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ देते हैं। नहीं, इतना इजी क्वेश्चन आएगा कि आपको सिर्फ आप ये रिवीजन वाला लेक्चर और हमारा मस्ट डू वाला लेक्चर ही करें, उससे ही आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एनडीए के एग्जाम की बात। ग्रेविटेशन को जो वेटेज रहता है आपका एनडीए एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है ग्रेविटेशन, एक्चुअली है क्या फिजिकली में। तो बेटा कोई भी मास जो हमारी यूनिवर्स में है वो आपस में एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इस तरह अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला जो है बेटा वो इधर अट्रैक्ट कर रहा है। आपस में ये दोनों फोर्स, दोनों जो मास हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स जिसके कारण होता है, फोर्स बेटा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन जिसके कारण होता है, जिसके कारण ये ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं बेटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, या जब हम जी पढ़ेंगे तब हम उसके और भी नाम देखेंगे। तो फिलहाल जो ग्रेविटेशन फिनोमेना है वो ये है कि कोई भी बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। हम अपनी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर अर्थ अपना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई किए हुए है। इसी वजह से हम अर्थ पर रुके हुए हैं। तो ये बेटा हुई बेसिक ग्रेविटेशन की फिजिकल बातें जो आपके रोजमर्रा की चीजों में आती हैं। फिर ग्रेविटेशन इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडीज इन यूनिवर्स। कोई भी टू मैसिव बॉडीज होंगी उनमें जो फोर्स होगा उसे हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। अब ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर करने के लिए बेटा कैसे मेजर करेंगे, न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने क्या बोला, सपोज दैट ये m1 है, इसका मास m1 है एक बॉडी का, और इसका मास m2 है। अब ये m1 पर m2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो उन्होंने बताया ये बेटा m2 पर 1 के कारण लगेगा। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर F ही लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अगर मैग्नीट्यूड में मैं केवल बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1/r² होता है, वेयर r इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ मासेस। तो ये बेटा मेरी डिस्टेंस आ गई, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शनल होता है ये पहले वाले के प्रोपोर्शनल होता है, और यही फोर्स आपका दूसरे वाले मास के भी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मैं इसे कंबाइन करके लिखूं तो ये मेरा आ गया m1 m2/r²। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूं, इसे मैं g से लिखूंगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट g m1 m2/r²। अब बेटा ये ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव हुआ। ये जो फॉर्मूला था वो आपका न्यूटन ने दिया था, जैसे r²। अब बेटा g की जो वैल्यू होती है, g क्या होता है यहाँ पर, g की वैल्यू के बारे में बात करता हूँ। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसे बोलते हैं। इसकी वैल्यू ना तो कभी मास पे डिपेंड करेगी, ना आपकी किसी रेडियस पे डिपेंड करेगी। ये हर जगह पूरे यूनिवर्स के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। अगर आप एनडीए 2017 की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन इस तरह से आया
कि द वैल्यू ऑफ दिस जी डिपेंड्स अपॉन, कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो ना मास पे डिपेंड करेगी ना रेडियस पर। ये जो होता है जी, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस यूनिवर्सल का मतलब है आप कहीं भी इस यूनिवर्स में चले जाएं, ये जो जी है वो कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा इस जी पर ये यूनिवर्सल इसीलिए लगाया गया है। ग्रेविटेशनल तो ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के वाले फोर्स में ये कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सल लगाने का मतलब ये है आप इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट वैल्यू है वो यूनिवर्सली सही है, आप इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते और इसकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये बेटा एनडीए 2016 का 17 का एक क्वेश्चन आया था। अब बेटा मुझे ये मिल गए। अब मुझे कोई बोले कि 1 kg एक मास है, ये 2 kg एक मास है, ये बेटा 2 मीटर पर रखे हैं, इनके बीच का आप अट्रैक्शन फोर्स बताइए। मैं फोर्स में क्या लिखूंगा बेटा, G इंटू 1 kg, ये 2 kg अपॉन 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर, मतलब G अपॉन 2 मतलब 3 इंटू 3 कुछ और 10⁻11 न्यूटन पर मीटर, एंड सॉरी ये 3 इंटू 3.3 इंटू 10⁻11। तो इस तरह से मैं किसी भी और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। सिंपल आपको जो मासेस है वो किलोग्राम में पुट करनी है और जो रेडियस है बेटा, जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो आपको मीटर में पुट कर देनी है, तो आपका इसकी फोर्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी। तो ये जो फोर्स की वैल्यू थी ये न्यूटन ने दी थी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने बात करी अभी तक, न्यूटन ने बताया था कि भाई फोर्स कितना निकलेगा। अब फोर्स सपोज दैट ये m1 है, अब मैंने फोर्स की वैल्यू निकाल ली बेटा। इस फोर्स की वैल्यू कुछ मैं लिख सकता हूं कि इस पर फोर्स लगा हुआ m1 इंटू ए m1 इसका मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मास। तो एक्सेलरेशन बेटा क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटी है, तो यहाँ पर इसलिए हम एक्सेलरेशन की जगह एक नया कांस्टेंट यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं जी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, जैसे मैंने फोर्स निकाला m और एक्सेलरेशन एट m1 इक्वल्स टू फोर्स बेटा मैं क्या लिखूंगा, m1 m2 अपॉन g, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज दैट r है तो r लिख लूंगा। अब बेटा ये m1 से ये m1 बेटा कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट m1 विल बी इक्वल्स टू g m2 अपॉन r स्क्वायर, सपोज दैट डिस्टेंस इज r। अगर बेटा मैं बात करूं कि ये वाली जो चीज है ये टोटल अर्थ है, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है मैं अर्थ से r मीटर दूर पर रखी हुई किसी m1 वाली चीज पर फोर्स निकालूं, तो बेटा m2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, g द रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि मैं रेडियस के कारण, अर्थ के कारण उस पर फोर्स निकाल रहा हूं। तो और जो रेडियस ऑफ अर्थ r की जगह बेटा मैं लिख दूंगा, इसकी सरफेस पे मैं मान रहा हूं यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है, r की वैल्यू तो मैंने यहाँ पर इसकी सरफेस की इसकी रेडियस रख दी, और ये बेटा जो हो जाता है g, ये कांस्टेंट। अब मैं इस a को g में कन्वर्ट कर सकता हूं जब मैं अर्थ के लिए ये वाली चीजें लिख रहा हूं। तो आई होप, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में बेटा अंतर क्या है ध्यान से आप समझे। अगर तो मैं दो m1 m2 अलग अलग चीजें लूंगा तब तो मैं इस तरह से फोर्स लिखूंगा और मैं लिखूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या आएगा बेटा, मेरा ये आएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज लिखूंगा कि अर्थ के लिए, अर्थ है सपोज दैट, इसकी रेडियस है आपका r e, अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई थिंग रखी है, अब उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो उसकी वैल्यू बेटा मैं इसी फॉर्मूले से आएगी मेरी g m2, दूसरे वाले m2 मास ऑफ दूसरे वाले, तो दूसरा वाला क्या है, मेरी जो चीज है वो अर्थ है, मास ऑफ ई इंटू रेडियस, सपोज ने यहीं पर सरफेस पे रख दिया तो इनके जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो आर ई। तो यहां से जो मेरा आ जाएगा बेटा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो इस वाली चीज को, बाकी सारी चीजें जो मैंने थी वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई थी, बस जो मेन चीज है बेटा वो मेरी आ चुकी है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है
वो बेटा मेरा आ चुका है। ये बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका हो जाता है, मतलब इस एक्सेलरेशन से जो अर्थ है वो आपको खींचती है। तो अब बेटा मैं इस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, हम इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके इसकी जी एम ई अपॉन आर की वैल्यू रख देंगे। जी की जो वैल्यू होगी 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11। इसका जो मास होगा वो 5.97 इंटू 10⁻24, या कई बुक्स में ये डायरेक्ट 6 इंटू 10⁻24 kg भी लिखा रहता है। फिर इसकी जो रेडियस होगी 6371, या कई बुक्स में 64 भी इसे कर देते हैं 6400, तो उसका स्क्वायर। तो ये बेटा जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स वैल्यू आती है 9.80 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो बेटा जब भी आपको जी बोला जाए, जब भी आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला जाए, उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज फिक्स 9.8 ही लें। अगर आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू नहीं दी है तो ये आप प्री एज्यूम कर सकते हैं कि वैल्यू 9.8 ही होगी। अगर आपको जी की वैल्यू दी हुई है, कई बार कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो जी की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दे सकते हैं, तो आप जी की वैल्यू बोले। मतलब या तो आपको दी है वैल्यू तो हम वो ही यूज करेंगे, अगर नहीं दी है तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई जो एम मास है इस पर यहाँ पर रखा हुआ अर्थ की सरफेस पर, तो इस पर जो फोर्स लगा रही है अर्थ अपनी तरफ, F इक्वल्स टू एम इंटू जी, ये जो मेरा फोर्स होगा, मैं इसे अगर मैं थोड़ा सा और सही से लिखूं, एम फोर्स ऑफ एम ई जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस पे सपोज है सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये इस चीज को मैं पूरे को लिख सकता हूँ बेटा जी, मतलब जो आपका फोर्स आ गया वो आपका आ गया एम जी। तो किसी भी एम मास पर जो अर्थ पर रखा हुआ है, हम उस पर जो फोर्स निकालते हैं या उसका जो वेट होता है, वेट बेटा क्या होता है, वेट बस जो फोर्स उसका कितना होगा वो उसका वेट होगा। अगर सपोज यही वाली चीज मैं मून पे रख दूं तो वहां जी आपका 1/6 अर्थ के जी है, तो वहां पर जो उसका फोर्स लगेगा, मून जो फोर्स लगाएगा या जो उसका वेट होगा वो एम जी अपॉन 6 आ जाएगा। तो अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। यहां से आप ये ध्यान रखें 9.8 ही लें, और यहां से वेरिएशन ऑफ जी के कुछ क्वेश्चन आए। वेरिएशन ऑफ जी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ से ऊपर ले जाएं अगर हम किसी हाइट को, हाइट के कारण जो जी में वेरिएशन आता है वो हम देखेंगे। फिर हम दूसरा देखेंगे बेटा इसकी डेप्थ के कारण जो वेरिएशन जी में आता है, जब हम इसके अर्थ के अंदर जाएंगे तब। तीसरा हम देखेंगे इसके अल्टीट्यूड के कारण जो होता है, या हम कहें कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो होता है बेटा, अर्थ आपको पता है रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तो इसके कारण जो वेरिएशन होता है उसको, उस जी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू द एल्टीट्यूड। तो ये तीन तरीके से जी में वेरिएशन होता है। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको जी में हाइट के कारण वेरिएशन क्या आएगा। बेटा जी में हाइट के कारण वेरिएशन, सपोज दैट ये मेरी अर्थ है, यहां से मैंने क्या किया कि यहां पर एक एम मास लिया, और ये मेरी उस अर्थ सरफेस से बेटा हाइट है, ना कि इसकी रेडियस से। आप ये चीज ध्यान रखें। ये बेटा टोटल इसके बीच की जब मैं डिस्टेंस लेता हूं तो मैं कैसे लेता हूं, इसके सेंटर से जो इसकी बीच की जो होगी डिस्टेंस, इसके सेंटर से और इसके सेंटर ऑफ मास तक हम इस आर को लेते हैं। तो बेटा अगर मैं फोर्स रखूं तो फोर्स एफ ई, अर्थ क्या लगाएगी इस एम पर फोर्स, बेटा क्या लगाएगा जी एम, इसका मास इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये बेटा टोटल फोर्स होगा। मैं इस पर फोर्स लिखूं जी एम जी, यहां पर मुझे जी पता नहीं है, मैं इसे लिख देता हूं जी डैश, जी
एम एम ई। बेटा इस आर को अगर मैं देखूं, ये रेडियस के आर ई है, ये एच है, तो इस आर को मैं लिख सकता हूं बेटा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। यहां से ये वाला एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी डैश बेटा आ जाएगा जी एम ई। अगर मैं बेटा आर ई यहां से कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा आर ई, और ये बेटा आ जाएगा आपका 1/h/r ई का स्क्वायर। ये जो चीज है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करी थी, ये जो क्या चीज है बेटा, ये है जी, तो इसे मैं जी लिख दूंगा। ये आपका आ जाएगा 1+h/r ई का होल स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से ही हम जब भी हाइट पर जाएंगे, कितनी भी हाइट पर जाएं, तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आप कहीं भी हाइट पर जाएं, अगर आप उसकी हाइट जो है वो 0 पर लें, मतलब अगर आप सरफेस पे ही हैं तो हाइट 0, तो सिंपल जी डैश इक्वल्स टू जी ही होगा। फिर बेटा इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, जी अपॉन 1+h/r ई स्क्वायर। इसको बेटा अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो क्या होता है, हम लिख सकते हैं h/r ई की पावर -2, और इसे हम जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ये बेटा -2 आगे आ जाता है 2h/r ई। ये वाला जी डैश और ये वाला फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कब लगाना है। ये वाला जो फॉर्मूला लगाना है जब आपका h जो है वो आर ई के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा रहा हो, उसी केस में आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। मतलब आपने हाइट जो ली वो रेडियस के इक्वल ले ली, और आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, रेडियस आर ई अर्थ की रेडियस के इक्वल ले ली, तो बेटा ये तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ जी। ये वाली चीज गलत हो जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक ही केस में लग सकता है जब आप हाइट जो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो। इसकी रेडियस है 6400, तो मैं बोल सकता हूँ कि 500 किलोमीटर तक आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या 500 किलोमीटर का इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएं, जब आपकी जो हाइट है वो अंडर 500 किलोमीटर हो, तभी ये वाला फॉर्मूला लगाएं, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज ना करें। अगर आपकी 64 किलोमीटर जो अर्थ की रेडियस है, अगर ये इक्वल होगी तो बेटा उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला तो हर केस के लिए वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला जब हम 500 किलोमीटर पर जाएं तभी लगाएं। मोस्टली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी वो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होंगी, क्योंकि अगर हम कोई भी वॉल फेंकेंगे या कोई भी चीज गिराएंगे तो बेटा 2-4 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर से गिरा सकते हैं, 500 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसी वाले फॉर्मूले का जर्नल यूज करते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी हो या कुछ और चीज, कुछ ऑर्बिट में जाना हो, बाहर जाना हो, तब उन सारे केसेस में बेटा हम ये वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस पर जो हाइट की वेरिएशन है वो हमने देखा। एनडीए में क्वेश्चन क्या आया बेटा, आप यहां से थोड़ा सा देखें। अगर मैं एच की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो इस वाले पूरे फिगर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये जो डिवाइडर है, डिनोमिनेटर है, इस वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जो टोटल जी की वैल्यू होगी वो जी में ज्यादा से ज्यादा डिवाइड होता रहेगा एच के बढ़ने पर। इसका मतलब जो जी डैश की वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच में कह सकता हूं अप्रोक्स। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ है वो कम होता जाएगा। तो ये सरफेस है, जैसे जैसे मैं इससे ऊपर हाइट पे जाता जाऊंगा जी आपका डिक्रीज होता जाएगा। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जब हम ऊपर जाते हैं, जब प्लेन जाता है ऊपर या हम कोई भी चीज भेजते हैं ऊपर, तो उसका जो बेटा जी है वो लगातार डिक्रीज होता जाता है। तो जी बोलूं या मैं बोलूं उसका वेट एम जी, वेट बेटा एम जी होता है। तो जब जी डिक्रीज होता जाएगा तो उसका ऊपर जाने पर उसका बेटा वेट भी डिक्रीज होता जाएगा। मास बेटा ये चीज मास है, ये कांस्टेंट है। जो वेट होता है वो जो फोर्स अर्थ अपनी तरफ लगाती है उस चीज को हम वेट कहते हैं। तो वो जो मास तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो जी डिक्रीज होने के कारण उसका वेट भी डिक्रीज होता जाएगा। तो ये बेटा वेरिएशन ड्यू टू
हाइट था जो हमने देखा, इस तरह से इसका डेरिवेशन था। डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखना, आप सिंपल ये चीज याद रखें। और जब भी 500 किलोमीटर से अंदर की बात हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को याद करें, और किस तरह से वेरिएशन हो रहा है जी में वो बस आपको थोड़ा सा या ध्यान में रखें, तो आपका जो फॉर्मूला है वो इजिली, क्वेश्चन सारे इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बेटा मेनली हाइट पर आते हैं। डेप्थ के लिए बेटा, डेप्थ के लिए कैसे जी वेरी हो रहा है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट ये मेरी अर्थ है। अब मैंने क्या किया बेटा, ये मैं अर्थ की सरफेस से एच नीचे आ गया, ये यहां पर एच नीचे आ गया। अब यहां पर बेटा मैंने कोई मास लिया m। अब इस मास की इससे डिस्टेंस बेटा r ली मैंने, और ये वाला जो पूरा आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा आर ई। तो बेटा ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। अगर मैं जी की वैल्यू एट सरफेस पे लिखूं तो क्या आती है मेरे, जी एम ई अपॉन आर ई। इस एम ई को बेटा मैं क्या करता हूं, आपको पता है रो वॉल्यूम डेंसिटी बेटा क्या होती है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। जो अर्थ अगर मैं मानूं कि एक सर्किल के फॉर्म में है, एक स्पेरिकल फॉर्म में है, तो एम ई अपॉन क्या मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर। आर क्योंकि अर्थ की सरफेस है, क्यू तो रो। तो एम ई की जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यू। मतलब जी इंटू मैं रो 4/3 पाई आर ई क्यू अपॉन आर ई का स्क्वायर बेटा ये था, तो स्क्वायर। तो मेरा बन जाएगा जी रो 4/3 पाई आर ई। ये बेटा मेरे सिंगल जी की वैल्यू है। अब मैं इसके अंदर गया। अब अंदर जाने पर सपोज दैट ये कुछ एम डैश इसका मास होगा, इस वाली सर्किल का। मैंने इस वाले एम डैश मास के कारण जी फाइंड करना चाहा कि जी डैश यहाँ पर क्या आएगा। तो उसके लिए बेटा मैं क्या लिखूंगा, जी डैश इक्वल्स टू होगा जी मास ऑफ दिस इतने, उसका जो मैंने एरिया लिया है उसका मास एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब ये इस वाले मास से इस वाले की सेंटर ऑफ अर्थ की डिस्टेंस। तो यहां से बेटा क्या लिखूंगा मैं, जी एम डैश मैं अभी फाइंड करूंगा। आर स्क्वायर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो क्या आर ई माइनस एच नहीं हो जाएगा, मतलब आर की जगह मैं लिख दूंगा आर ई माइनस एच। मैं यहाँ यूज बेटा नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पर डी यूज करेंगे एच की जगह, क्योंकि एच इज स्टैंड फॉर हाइट एंड डी इज स्टैंड फॉर डेप्थ। सो हम डी यूज करेंगे यहाँ पर। अब बेटा एम डैश की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एम डैश की वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने प्रीवियस वाले में क्या किया था कि रो, ये वाला मैं थोड़ा सेपरेट करता हूँ। इसमें हमने क्या किया था कि आपका आया था जी रो 4/3 पाई आर ई क्यूब, जितनी भी रेडियस है उसका क्यूब। मतलब मेरी रेडियस यहाँ पर क्या है, आर ई माइनस डी। स्मॉल आर इसकी रेडियस है, तो इसका स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर की मैंने वैल्यू रख दी। या मैं कहूँ कि ये क्यूब होगा ये स्क्वायर होगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बेटा जी डैश आपका आ गया। जी डैश अगर हम ये रो जी अपॉन 4 पाई अब इसमें से मैं आर ई कॉमन ले लूं तो ये जी बन जाएगा। मतलब कॉमन लेने के बाद मेरा बच जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। बेटा फाइनल जो फॉर्मूला आ गया उसका मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया। आपको एग्जाम में वो कभी भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आप फाइनल ये वाला फॉर्मूला याद रखें। डेप्थ में जाने पर, डी डेप्थ में जाने पर जो डी चेंज होगा वो इस तरह से होगा। अगर बेटा यहाँ पर डी 0 रखें सरफेस के लिए तो आपका जी जी डैश आ जाएगा। अगर मैं बेटा डी को बढ़ाता जाऊं, इसका मतलब डेप्थ में नीचे नीचे जाता जा रहा हूं। अगर मैं नीचे नीचे ज्यादा चला गया बेटा तो ये जी में से घटने वाली क्वांटिटी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब जी में से घटने वाली क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब जो जी होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई अर्थ के नीचे जाए, अर्थ की सरफेस के बेटा नीचे जाए तो भी उसका जो मास होगा वो
डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उस पर फोर्स लगाने वाला जो मास होगा वो कंपेयर टू, अब जब यहाँ बाहर है तो बेटा पूरी अर्थ इस पर कंपेयर लगा रही है, पूरी अर्थ का मास फोर्स लगा रहा है वो है, लेकिन जब इसके अंदर है तो केवल जो अंदर वाला पोर्शन है वो ही इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, बाकी बाहर वाला जो पोर्शन है वो उसे उल्टा खींचेगा। तो इसलिए अंदर जब भी हम जाएंगे तब भी जी डिक्रीज होगा, और जब हम ऊपर जाएंगे तब भी जी डिक्रीज होगा। मतलब आप अर्थ की सरफेस पर जहां पर है वहीं पर जी हाईएस्ट है, आप चाहे नीचे जाएं चाहे आप ऊपर जाएं, जो आपका जी होगा वो हमेशा डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर अगर बेटा मैं आप बोले कि जी डैश जीरो कहाँ पर होगा, तो जी डैश जीरो बेटा निकालने के लिए आप जीरो कर दें, और डी इक्वल्स टू आर ई, मतलब इसके सेंटर पर जो आपका जी है वो आइडियली आपका जीरो होगा। हालांकि बिल्कुल तो जीरो नहीं होता, फिर भी हम बोल सकते हैं कि सेंटर पे आपका जो जी होता है वो जीरो के अप्रोक्स आएगा। तो ये बेटा डेप्थ वाली फॉर्मूला। एनडीए में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप नीचे जाएंगे तो जी में किस तरह से वेरिएशन होगा उसको बताइए। तो बेटा ये उसका आंसर है। हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब डेप्थ में जाएंगे, जी डैश इक्वल्स टू जी वन माइनस डी अपॉन आर, ये हाइट के लिए यूज करेंगे। अब बेटा एक लास्ट होता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड आपका क्या जी में बदलाव होगा। तो बेटा ये मैं अर्थ बनाऊं, अर्थ एक्चुअली सर्किल या स्पेरिकल शेप की नहीं है, एक्चुअली अर्थ जो है वो आपकी इस इलिप्स टाइप की अर्थ है, और सपोज दैट ये ओमेगा रेडियस से घूम रही है। तो ये बेटा अगर मैंने अर्थ बताई तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा आपकी डायरेक्ट इस लाइन पर, ये वाला बेटा आपका साउथ पोल होगा, ये वाला बेटा ये वाली जो लाइन होगी ये इसे इक्वेटर कहते हैं। ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नॉर्थ एंड साउथ को, इनको हम पोल बोलते हैं कि पोल होगा। अब बेटा इसके रोटेशन के कारण, रोटेशन जो स्पीड है वो मैंने अगर ओमेगा ले ली तो उसके रोटेशन के कारण जो जी में वेरिएशन होता है वो आपका आता है जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर cos square lambda, where lambda is the angle from the point where we want to find the angle, from where we want to find the g। तो इस वाले फॉर्मूले का बेटा मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, इतना ज्यादा टाइम हमें इस पे वाले फॉर्मूले पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेंथी डेरिवेशन थोड़ा सा आप को करने की भी वो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखिए कि जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो अगर मुझे इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना हो तो ये वाला, अगर लैम्डा बेटा मैं जीरो कर दूं, मतलब अगर मैं इक्वेटर के लिए बोलूं फॉर इक्वेटर के लिए लैम्डा जीरो, मतलब जी आपका क्या आ जाएगा बेटा जी डैश जी आर ई ओमेगा स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर जीरो आपका वन हो गया। तो क्या मैं बेटा बोल सकता हूं कि इक्वेटर पर जो वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर लैम्डा बेटा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वन, जीरो से वन की वैल्यू उसकी वेरी कर सकती है। अब बेटा जी में से जब हम मैक्सिमम पार्ट घटा देंगे, मतलब वन सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला जो जी डैश होगा ये बेटा आपका मिनिमम आ जाएगा। तो रोटेशन के कारण जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो इक्वेटर पर मिनिमम आता है। दूसरा अगर हम बेटा बात करें पोल्स की, अगर हम यहाँ पर कोई एम मास का जो है वो है एम मास रखा हुआ है तो उस पर जी डैश क्या आएगा बेटा, उसके लिए लैम्डा आपका आ जाएगा 90, या मैं बोलूं पाई बाई 2, तो बेटा क्या आ जाएगा जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 90 या कॉस 90 की वैल्यू बेटा जीरो, तो जी डैश इक्वल्स टू जी, मतलब पोल्स पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा वो जी के इक्वल ही आ जाएगा। तो पहला जो पॉइंट बोला हुआ है वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, व्हाई बिकॉज द एंगल between that mass and equator is zero, so g dash will be minimum at the equator and maximum at the poles। जो पोल्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल पर वो वहां पर जो जी होगा वो बेटा मैक्सिमम होगा। आप बहुत ध्यान से करना, ये वाला जी डैश जैसे जीरो रख के दिखाया गया है, फिर ये जी ज्यादा होगा, फिर ये 90 के लिए आपका जो जी दिया है वो
जी उसके इक्वल ही होगा। ये वाला क्वेश्चन बेटा एनडीए में पूछा गया था कि पोल्स पर जी क्या होगा और इक्वेटर लाइन पर जी क्या होगा। इस वाले से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो पोल्स होगा, क्योंकि रोटेशन के कारण जो जी होता है पोल्स पर मैक्सिमम रहता है और इक्वेटर पर बेटा वो जो जी होता है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर की वैल्यू से आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम होगा। बाकी बीच में बेटा वेरी करता रहेगा। अगर पोल्स पे मैक्सिमम है यहाँ मिनिमम है, मतलब इस पोल से इक्वेटर के आने पर जी जो होता होगा वो डिक्रीज होता होगा, इस तरह से चलता होगा। फिर इस इक्वेटर से पोल पर जाने पर फिर जी इंक्रीज होता होगा और फिर इस पोल से इक्वेटर के जाने पर जी डिक्रीज होता होगा और फिर इससे यहाँ पर जाने पर जी आपका इंक्रीज होता होगा। तो रोटेशन के कारण बेटा कुछ फिक्स हम नहीं कह सकते कि कहाँ कहाँ जीरो या कहाँ कितना होगा, लेकिन हाँ हम ये बता सकते हैं कि जब भी हम पोल से इक्वेटर पर जाएंगे तब जो जी होगा वो हमारा डिक्रीज होकर इक्वेटर पर मिनिमम आ जाएगा। फिर इक्वेटर से अगर हम पोल पर जाएं तो बढ़ बढ़ के वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एनडीए में कि कहाँ जी मिनिमम होगा और कहाँ जी मैक्सिमम होगा। तो बेटा इसमें अब तक हमने देखा कि जी का वेरिएशन एल्टीट्यूड के कारण या जी का वेरिएशन हाइट के कारण या जी का वेरिएशन डेप्थ के कारण। बहुत सारे क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पर बने हैं प्रीवियस ईयर में, इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बेटा जी से रिलेटेड एक और स्पेशल टाइप में डिस्कस करता हूँ, मास एंड वेट। बेटा मास होता क्या है किसी भी चीज का। सपोज दैट ये मैं कोई थिंग लेता हूँ और मैं बोलता हूँ इसका मास बेटा m है। मास इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट थिंग। इस जो चीज की अगर ये ठोस गोला है, कोई सॉलिड स्फीयर है, तो इसका जो इनर्शिया का मेजरमेंट होगा बेटा मैं उसे मास बोलूंगा। अब ये मास बेटा ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये कहीं पर चेंज नहीं होगा। मतलब जितना इसमें जो भी इनर्शिया है बेटा वो उसे आप कहीं भी ले जाएं वो इनर्शिया हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। वो जो मेजरमेंट है उसका मास वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया कि बेटा अगर हम दो सपोज दैट मास किसी का है 2 किलो, तो इसका मास ही बेटा 2 किलो हो। तो अगर हम इसे मून पे ले जाएं तो इसका मास क्या होगा बेटा, उसका जो मास होगा वो चेंज नहीं होगा। जितना भी उसमें इनर्शिया है वो मास उसकी वही रहेगी। ये एक मटेरियल की क्वांटिटी फिक्स। फिर बेटा होता है दूसरा होता है वेट। वेट क्या होता है? वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट प्लेस। वेट को हम W से दिखाते हैं। ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन एट दैट प्लेस या F इक्वल्स टू m इंटू ए। तो ए क्या है बेटा? एक्सेलरेशन एट दैट प्लेस। तो बेटा वेट अब मैं क्योंकि हमारा जी है हमारी अर्थ के लिए, तो मैं जनरली लिख सकता हूँ कि किसी भी चीज का जो वेट आएगा वो m इंटू जी आएगा। अब बेटा 2 किलो की चीज है, ये 2 किलो उसका ही मास है इंटू जी जो आपका है वो आपका सपोज 10 मान लिया तो 20 केजी इसका बेटा वेट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने यूनिट ली है केजी, ये मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 20 केजी। इसकी आप ज्यादा वो फिक्र ना करें, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझे। ये 2 किलो की चीज थी, लेकिन हम जब इसे अपनी अर्थ पर मेजर करेंगे तो अर्थ हमारी क्या बताएगी कि ये जो चीज है वो 20 केजी की चीज है। अगर हम इसी को मून पर मेजर करेंगे, मून की जो बेटा जी है वो हमारा जी से 6 है, तो हमारा 2 इंटू 10/6 यानी 20/6 यानी 6×3 = 18 और 3 पॉइंट समथिंग। मतलब हमने जब हम मून पे नापेंगे तो ये 3 केजी की आएगी, जब हम अर्थ पे नापेंगे इसे तो 20 केजी की आएगी। एक्चुअल में जो उसका मास है वो 2 केजी है। तो आपने देखा बेटा अब 2 केजी तो यहाँ भी है, हमने यहाँ पर भी 2 केजी ही रखा है, यहाँ पर भी 2 केजी ही रखा है एक्चुअली। बस अंतर किससे आ रहा है? अंतर आपका जी के वेरिएशन से अंतर पड़ रहा है। तो मास एक फिक्स क्वांटिटी है जो जी पर या किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आप याद रखें।
तो वेट क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन एट दैट प्लेस, इस चीज को हम कहते हैं वेट। आपको बोला हुआ है द मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट बट वेट ऑफ द बॉडी कैन स्लाइटली वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ। और ये बेटा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पोल द हाइट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम वेयर इज द इक्वेटर वेट ऑफ द बॉडी इज मिनिमम। जहां भी बेटा आपका, जैसे हमने प्रीवियसली जी में अभी डिस्कस करा था, पोल्स पे जी मैक्सिमम होगा, तो पोल्स पे जब हम किसी भी चीज को नापेंगे, वेट नापेंगे, तो इसका हाईएस्ट होगा या हम कहें कि मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर लाइन पर जो जी होगा वो बेटा मिनिमम होगा। इसी तरीके से सरफेस पर अगर हम नापें तो सरफेस पर बेटा जो वेट होगा वो ज्यादा होगा, अगर हम ऊपर जाके नापें तो जो वेट होगा वो कम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर अंदर घुस के नापें, अंदर घुस के, हालांकि आपको ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं कि पृथ्वी के अर्थ के अंदर आप गड्ढा खोदो और फिर उसमें ले जाके नापो, 1-2 किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत अंदर जाके उसका वेट मेजर करते हैं तो उसका वेट कम शो होगा एज रिस्पेक्ट टू दी ऑन सरफेस। तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि उसका वेट कहाँ मैक्सिमम होगा। वेट वही मैक्सिमम होगा जहां आपका जी मैक्सिमम होगा। जी आपका पोल्स पर मैक्सिमम होता है तो पोल्स पर मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पर जो होगा वो बेटा मिनिमम होता है। ये बेटा वेट और मास की बात हुई। अब एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैं डिस्कस कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट फिनोमेना बेटा एलिवेटर या लिफ्ट के कारण जो होता है वो क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे बेटा पहला केस मैं लेता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स को समझने में, तो मैं ट्राई करूंगा इसे बेस्ट पॉसिबल वे से समझाया जाए। सपोज दैट ये बेटा आप हैं और ये आपकी लिफ्ट है। लिफ्ट अभी बेटा रुकी हुई है, अभी मैं बोलूँ ये जो है वो रेस्ट में है, तो मैं रेस्ट में क्या बोल सकता हूँ, एक्सेलरेशन 0 है बेटा। तो इस केस में बेटा क्या होगा, आप इस लिफ्ट की सरफेस पे बेटा क्या वेट लगाएंगे, mg। अब ये बेटा जो लिफ्ट होगी वो भी तो आप पर वेट लगाएगी, वो आपके कितने वेट लगाएगी, वो आपको नॉर्मल रिएक्शन से वेट लगाएगी, वो फोर्स लगाएगी आपके ऊपर। तो आपने जो लगाया वो mg है, इस सरफेस ने जो लगाया वो n है। इस केस में क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो मैं नेट फोर्स क्या लिख दूंगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यू इक्वल्स टू n माइनस mg। नेट फोर्स एम ए इक्वल्स टू एन माइनस एम जी। एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब नेट फोर्स 0 एन माइनस एम जी, यानी एन इक्वल्स टू एम जी, वेयर एम जी को हम बेटा क्या कहते हैं, वेट। अब एम जी को हम बेटा बोलते हैं उसका वेट, मतलब इस आदमी का या आपका जो वेट है वो मैंने एम जी ले लिया। एन को बेटा हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, या इसे बोलते हैं हम एपेरेंट वेट। इसको बेटा एपियरेंट वेट भी कहते हैं या एक्सपीरियंस्ड वेट भी कहते हैं, कि जो वेट हमें एक्सपीरियंस होता है बेटा। अब इस mg आप ध्यान से देखें तो mg तो बेटा वो वेट है या वो फोर्स है जो अर्थ आपको लगा रही है, लेकिन n बेटा क्या है, n वो फोर्स है जो आपको सरफेस आपकी तरफ लगा रही है। तो mg जो होगा बेटा वो तो हमेशा ही आपके लिए, अगर आप थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे ऊपर जा रहे हैं तो mg तो हमेशा ही आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन जो अर्थ का जो इसकी जो सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बेटा इसके एक्सेलरेशन के कारण चेंज हो जाएगा ज्यादा। तो उसकी वजह से जो n होगा उसमें एपियरेंट वेट बोलते हैं। तो उस एपियरेंट वेट का हमको आपको अनुभव होता है, आपको पता चलता है कि जब लिफ्ट चलती है ऊपर या नीचे जाती है तब उस केस में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल रेस्ट में होता है, तो रेस्ट में जो आपका वेट होता है और जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो वेट दोनों सेम होती है। हम बोले कि एक्सपीरियंस वेट या एपरेंट वेट जो आपका एक्चुअल वेट होता है वही होता है, वही सेम होता है। तो ये पहला केस आ गया। सेकंड केस में मान लेता हूं, सेकंड केस में बेटा क्या किया, अब मेरी लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अब ये है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है बेटा। अब क्या होगा, mg फिर नीचे लगेगा और जो n होगा वो बेटा फिर से आपका ऊपर लगेगा। ये मैं n वेक्टर ला लेता हूं। अब मेरा नेट फोर्स सब में क्या लिखूंगा, F इक्वल्स टू
एम ए एंड एम ए इक्वल्स टू, अब क्योंकि बेटा ऊपर जा रही है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा, एन ए माइनस एम जी। बेटा अगर मैं एक्सपीरियंस वेट निकालना चाहूं तो एम ए प्लस एम जी इक्वल्स टू एन, या एन इक्वल्स टू एम ए प्लस जी। बेटा एक्चुअल वेट आपका एम जी अभी भी है, एपियरेंट वेट बेटा अगर आप देखें तो एम जी प्लस एम ए, मतलब एपियरेंट वेट आपका जो हो गया वो बढ़ गया। तो जब भी लिफ्ट आपको बोला हुआ है व्हेन लिफ्ट इज असेंडिंग विद अपवर्ड एक्सेलरेशन और डिसेंडिंग विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वो हम बाद में बात करेंगे, देन द बॉडी एक्सपीरियंस इज वेट इंक्रीजेज। तो जो एपियरेंट वेट है या जो एक्सपीरियंस करने वाला वेट है या जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी जब कब, जब आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही हो और अपवर्ड एक्सेलरेशन में जा रही हो उस केस में। तो ये बेटा एक केस था। तो जब भी ऊपर जाते हैं तो जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होने वाली होती है तो वहां पर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हमें वेट फील होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एकदम रेस्ट से वो एकदम जो एक्सेलरेशन तक पहुंचती है, तो इसीलिए वहां पर हम ज्यादा वेट अनुभव कर पाते हैं। अगर ये बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने लगेगी फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, रेस्ट ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, फिर आप अपना एक्चुअल वेट फील कर पाएंगे जब ये बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चलने लगेगी। लेकिन जब तक इसमें एक्सेलरेशन है आपको अपना वेट ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस है वो आप पर ज्यादा वेट ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही है, तो इसीलिए आपको आप भारी महसूस करेंगे अपने आप। फिर बेटा ऊपर वाला जो है मैं जीरो वाला बेसिकली इरेज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जीरो में कुछ है नहीं, जो आप फील करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं वो आपका ओरिजिनल वेट ही होता है, तो इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं। अब मैंने बताया आपको जब आप ऊपर जाएंगे तो आप क्या होगा। अब नेक्स्ट केस होता है जब आप नीचे जाएं और जो एक्सेलरेशन है वो उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप नीचे जाएंगे तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, एम ए नेट फोर्स इक्वल्स टू, ये आपका एम जी, ये बेटा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब नीचे जा रहे हैं इसका मतलब एम जी बड़ा होगा माइनस एन, एन की बेटा वैल्यू क्या आ गई, मैं एन इधर ले जाऊं, एम जी माइनस एम ए, मतलब जो आपका एक्चुअल वेट है उसमें से कुछ चीजें कम हो जाएगी, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस जो वेट है एन है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा जब आप नीचे जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन। सो व्हेन लिफ्ट इज डिसेंडिंग विद डाउनवर्ड, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और असेंडिंग विद अपवर्ड एक्सेलरेशन, देन द बॉडी फील्स डिक्रीज। आप पहले वाले केस को देखिए, दूसरे वाले केस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब बॉडी आपकी नीचे आ रही है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से आ रही है तो जो बॉडी एक्सपीरियंस करेगी कि इसका जो वेट हो गया है वो, या हम कहें अपियरेंट वेट हो गया है वो कम हो गया, या हम कहें नॉर्मल रिएक्शन आपका कम हो गया है। फिर बेटा थर्ड केस है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन सेम एज द ग्रेविटी एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सपीरियंस वेटलेस। ये बेटा एक और है, अगर सपोज दैट मेरा जो ए है वो एक्सेलरेशन मेरा जी के इक्वल आए, मतलब 9.8 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर से ही वो नीचे आ रही है, तो बेटा इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है एम जी। अब मैं यहाँ भी मैं एम जी रख दूंगा 0, मतलब आपकी जो सरफेस है वो आप पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। अगर बेटा सरफेस आप पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी तो आप क्या करोगे, उसमें वेटलेस महसूस करोगे। ये कंडीशन ऑफ वेटलेस है। अब बेटा ये लिफ्ट जी से कब आ सकती है, इसका बेटा फोर्थ केस बनता है, इसे हम कहते हैं फ्री फॉल। अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे ऐसे ही फेंक दें तो जी से हमें किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम किसी चीज को ऐसे ही फेंक दें तो जो अर्थ होती है वो अपने तरफ खुद ही जी से अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ उस चीज को खींचती है। तो बेसिकली जी से आपको किसी चीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जी से चीजें खुद ही आएंगी। तो बेटा जब भी फ्री फॉल हो, कहते हैं अगर लिफ्ट की जो ऊपर वाली केबल है वो अगर टूट जाए तो बेटा लिफ्ट जी से नीचे आएगी और आपका एम जी नीचे लग रहा होगा और एन बेटा आपका ऊपर लग रहा होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो एन जब आप फाइंड करेंगे तो एन जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप उसमें वेटलेस की फीलिंग, अब आपको लगेगा कि आपका कोई वेट है ही नहीं,
या आप जीरो वेट एक्सपीरियंस करेंगे, या अपेरेंट जो वेट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो इन तीनों केसेस पर एनडीए में खूब सारे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में। मैं चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप, ये जो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स है वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, और आपको प्रैक्टिस करने के बाद ये सारी चीजें बहुत इजीली क्लियर हो भी जाएंगी। अब बेटा इसमें एक छोटा सा केस और बनता है जो दूसरा, हालांकि उस पर एनडीए में क्वेश्चन आए नहीं है। जो पहला वाला केस था, मैंने बोला था कि लिफ्ट एक्सेंडिंग, लिफ्ट इज एक्सेंडिंग मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, अपवर्ड एक्सेलरेशन से मतलब इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 2 3 इस तरह से। तो मेरा क्या आया था नॉर्मल रिएक्शन, मा जी प्लस मा ए, ये आया था। लेकिन अगर बेटा क्या हो कि यही लिफ्ट नीचे आए, तो नीचे के लिए मैं माइनस ए लिखूंगा, और फिर ये जो इसकी वैल्यू हो वो लगातार डिक्रीज हो जाए। तो जब वैल्यू नीचे आके डिक्रीज हो जाएगी, तो माइनस के कारण जब आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर भी यही आता है, जैसे आप मैंने वो निकाल के दिखाया। तो जैसे मैंने निकाल के दिखाया वैसे आप माइनस रख के, और जब ये डिसेंडिंग होगी तो डिसेंडिंग के लिए माइनस माइनस से वहां कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसीलिए जो वैल्यू आती है वो ये आती है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती हो, अगर लिफ्ट नीचे आए और एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती हो, तब जो वेट होगा वो वेट इंक्रीज होता हुआ महसूस होगा। अगर लिफ्ट ऊपर जाए और लिफ्ट की वैल्यू जो नीचे आए और लिफ्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती हो, तब कम होगा, या ऊपर जाए और उसकी वैल्यू घटती हो, तब जो उसका वेट होगा वो कम होगा। जैसे यहीं पर अगर आप सॉल्व करना चाहें इसे, वेट एम जी माइनस एम ए इस सेकेंड केस के लिए, तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी जो ए की जो वैल्यू है वो बेटा बढ़ती जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, व्हेन लिफ्ट इज डिसेंडिंग, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद अपवर्ड एक्सेलरेशन, देन बॉडी एक्सपीरियंसेस बॉडी डिक्रीजेस, जब तो वेट होगा जो एम जी माइनस एम हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस बेटा क्या है, और एक्सेंडिंग लिफ्ट ऊपर जा रही है विद अपवर्ड विद अपवर्ड डिसेंडिंग एक्सेलरेशन, या हम बोले कि अब इसमें तो बेटा नीचे आ रही है, अब इसमें हम बोले कि ऊपर जा रही है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो डाउन होता जा रहा है। तो एक्सेलरेशन बेटा जब डाउन होता जा रहा है तो हम जो साइन यूज कर लेते हैं, आएगा तो एम जी, अब ऊपर जाने के लिए एम जी प्लस एम ए आता है, लेकिन क्योंकि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो डाउन होती जाती है, तो हम उसमें ए की जगह माइनस से रख लेते हैं, तो इसलिए ये वाला केस सेम आ जाता है। तो जब भी एक्सेलरेशन घटे तब आप वो उल्टे केस के लिए करें आंसर, और जब भी एक्सेलरेशन बढ़ता रहे तब आप सीधे सिंपल सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके फर्दर क्वेश्चन हम क्वेश्चन जब लेंगे आपके मस्ट 2 में प्रीवियस ईयर में, वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको यहाँ फिनोमेना बताया, जब भी ऊपर जा रही है आपकी लिफ्ट नॉर्मली, तब आपका वेट, जनरली एक्सेलरेशन बढ़ता ही है तो आपका वेट बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये भी जनरली है कि नीचे बढ़ता ही है, तो आप जो वेट होता है वो आपको हल्का महसूस होता है। और जब आप लिफ्ट रेस्ट में है या कभी लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड में है, तब आपको जो वेट है वो आपका एक्चुअल वेट ही रहता है। और अगर वो लिफ्ट की डोरी टूट जाए, आप फ्रीली नीचे गिर रहे हो या जी से नीचे आ रहे हो, तो आप वेट लेस हो जाएंगे, फिर आपको वेट आपका जीरो हो जाएगा। एक नेक्स्ट छोटी चीज है वेट ऑफ बॉडी एट मून। मून की जो जी है बेटा, जी ऑफ मून, वो हमारी पृथ्वी का 1/6 है। तो जो भी बॉडी का मास हो जाएगा, जो यहाँ पर मास होगी वो इसका 6 होगा। मतलब अगर हमारे यहाँ की 6 kg हम यहाँ पर कोई तोलें और उसी को ले जाके हम मून पर तोलें, तो इसका बेटा क्या वेट मून पर बताएगी, वही सेम तराजू 1 किलो की बताएगी। मतलब सेम तराजू यहाँ पर जब हम तोलेंगे उसको, बशर्ते कि वो तराजू जो है वो जी पर वर्क करती हो और मैकेनिकल हो, तो उसकी जो वेट हो जाएगा वो 1/6 हो जाएगा। तो जब भी मून की हम बात करेंगे तो डायरेक्ट G/6 कर दिया करेंगे वहां पर। आप समझ जाना सिर्फ वो मून के लिए है G/6 है, क्योंकि मून हमारी सैटेलाइट है, तो हमने पास के जो सैटेलाइट है उसके अकॉर्डिंग उसी पर हमारी ज्यादातर एक्सपेरिमेंट होते हैं,
तो इसीलिए उसके पास वाला जो हमने देख लिया है वो अप्रोक्सीमेट g/6 आता है। अगर आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप खुद भी एज्यूम कर सकते हैं। तो बेटा ये वाला लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी गई है, वेरिएशन ऑफ जी एंड द लिफ्ट प्रॉब्लम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और जो आपका न्यूटन्स का लॉ है वो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।